हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज वीडियो ब्लॉग में एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने बेटे के सेक्स स्कैंडल के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। जगजीवन राम का जन्म बिहार के आरा जिले के एक दलित परिवार में हुआ था और दलित परिवार में जन्म होने के कारण बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में छुआछूत जैसी तमाम सामाजिक बुराइयों का सामना किया। 1978 की घटना है कि जगजीवन बाबू उस वक्त रक्षा मंत्री होते हैं और वाराणसी गए होते हैं। वहां पर उनको संपूर्णानंद की एक मूर्ति का अनावरण करना होता है। जब वो मूर्ति का अनावरण करते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि इस व्यक्ति के छूने की वजह से मूर्ति अपवित्र हो गई। उसके बाद मूर्ति को गंगा जल से धुलवाया जाता है। जगजीवन बाबू के साथ घटी इस घटना के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय छुआछूत जैसी जो बुराइयां थी उनकी जड़ें कितनी गहरी थी। रक्षा मंत्री के पद पे होने के बावजूद जगजीवन बाबू को छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा। इस घटना से वो बहुत आहत हुए थे। इस तरह की अनेक घटनाएं उनके जीवन में हुई। इस तरह की घटनाएं उनके जीवन में होने के बावजूद भी कभी उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। जगजीवन बाबू भारतीय राजनीति के एक ऐसे शख्स थे जिनका संसदीय समय सबसे लंबा गुजरा। लगभग 40 साल तक वो संसद के मेंबर रहे। जगजीवन बाबू अपने पॉलिटिकल कैरियर में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन हर एक बड़े नेता की एक इच्छा होती है कभी वो प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, और यही इच्छा को पाले हुए बैठे थे जगजीवन राम। उनके अंदर भी ये जिज्ञासा थी कि एक बार मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, और ऐसा उनके जीवन में 2 बार मौका आता है, लेकिन किसी कारणवश ये दोनों ही मौके उनके हाथ से फिसल जाते हैं। पहली बार 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुना दिया। ये फैसला आने के बाद इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम से कहा कि यदि मैं प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहती हूं तो आपको आगे किया जाएगा, और जिसके लिए जगजीवन राम तैयार हो जाते हैं और जाहिर सी बात है खुश भी रहे होंगे इस बात से। लेकिन भारत की सुरक्षा को हवाला देते हुए 25 जून 1975 को इमरजेंसी की आधी रात में घोषणा कर दी जाती है। अगले दिन जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो आपातकाल के प्रस्ताव को संसद में जगजीवन बाबू के द्वारा ही पेश कराया जाता है। लेकिन बाद में जब इनसे पूछा गया आप तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे थे, फिर अचानक से आपने ही कैसे आपात का प्रस्ताव पेश कर दिया। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने आपात का प्रस्ताव इंदिरा गांधी के दबाव में पेश किया था, मैं स्वेच्छा से इस प्रस्ताव को नहीं पेश करना चाह रहा था। वादा पूरा ना होने के कारण जगजीवन बाबू बहुत दुखी थे। उनको लगा कि उनके साथ छल किया गया, जिसके कारण वो हेमंत नंदन बहुगुणा के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम रखते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उस वक्त जयप्रकाश नारायण कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा करने में लगे हुए थे, और उसी दौरान मुलाकात होती है जगजीवन बाबू से। जगजीवन बाबू से मुलाकात होती और फिर शुरू होती है जयप्रकाश नारायण और जगजीवन बाबू में पॉलिटिकल डील ये तय होती है कि अगर जगजीवन बाबू अपने पार्टी को जनता पार्टी में विलय कर देते हैं तो उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। जगजीवन बाबू को ये डील अच्छी लगती है और इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी पार्टी का विलय जनता दल में कर देते हैं। 1977 में लोकसभा का चुनाव होता है और इस चुनाव में जगजीवन बाबू और जयप्रकाश नारायण की मेहनत काम आती है। जनता पार्टी 295 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है। जैसे ही जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती है वैसे ही जगजीवन बाबू अपने प्रधानमंत्री होने का दावा पेश करते हैं, लेकिन 2 बातें उनके खिलाफ चली जाती हैं। पहली बात उनके खिलाफ ये चली जाती है, जो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में होते हैं तो इमरजेंसी के फेवर में बहुत सारी बातें बोलते हैं, जिसके कारण जनता दल के जो दूसरे सांसद होते हैं वो जगजीवन बाबू के खिलाफ बातें करने लगते हैं। वो उनका चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहते हैं। और दूसरी घटना जो जगजीवन बाबू के साथ होती है, उस घटना ने जगजीवन बाबू का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दिया। दूसरी घटना 1978 की है। उस समय सूर्या मैगजीन में एक पिक्चर छपी। वो पिक्चर थी जगजीवन बाबू के बेटे सुरेश राम से। ये कोई सामान्य पिक्चर नहीं थी। सुरेश राम को इस पिक्चर में एक लड़की के साथ न्यूड दिखाया गया था, और ये लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा थी, और इस पे सियासी महकमे में बवाल मच जाता है। इस बवाल के कारण जगजीवन बाबू को पीछे हटना पड़ता है। वो प्रधानमंत्री के दावे को छोड़ देते हैं। हालांकि बाद में उनके बेटे ने उस लड़की से शादी कर लिया, लेकिन जैसे उनके बेटे की मृत्यु होती है घर वाले उस लड़की को स्वीकार नहीं करते हैं और घर से बाहर कर देते हैं। इन 2 घटनाओं ने जगजीवन बाबू के कैरियर को खत्म कर दिया और उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना भी टूट गया। रिपोर्ट्स की माने तो इस सेक्स स्कैंडल को एक्सपोज किया था खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह उस समय कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड के संपादक थे और मेनका गांधी की पत्रिका सूर्या के कंसल्टिंग एडिटर थे, और इसी पत्रिका में जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की न्यूड तस्वीरें छपी थी। ये दोनों घटनाएं होने के बाद जगजीवन बाबू का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट जाता है और वो जनता दल से खासे नाराज रहते हैं। बताया जाता है मोरारजी जी देसाई जब प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे होते हैं तो उस शपथ समारोह में भी ये नहीं गए होते हैं। बाद में जयप्रकाश नारायण ने इनसे बात की और इनकी नाराजगी को दूर किया
और इसके बाद वो भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद 1979 में दोहरी सदस्यता के मामले में जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और जनता पार्टी की सरकार जैसे ही गिरती है वैसे जगजीवन बाबू को एक बार और प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाता है। इस बार इस पॉलिटिकल वार में जो पॉलिटिकल डील होती है वो जगजीवन बाबू और चौधरी चरण सिंह के बीच होती है। चौधरी चरण सिंह जगजीवन बाबू के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर आप हमारे हितों की अवहेलना नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, तो हम आपको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, और जिसके लिए जगजीवन बाबू तैयार हो जाते हैं। लेकिन आउटसाइड से कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह का सपोर्ट कर दिया और जिससे वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और दूसरी बार भी जगजीवन बाबू का प्रधानमंत्री का सपना टूट जाता है। तो जगजीवन बाबू का पहली बार प्रधानमंत्री का सपना उस वक्त टूट जाता है जब उनके बेटे का सेक्स स्कैंडल वायरल हो जाता है, और दूसरी बार चौधरी चरण सिंह को जब सपोर्ट मिल जाता है बाहर से कांग्रेस से, तब उनका सपना टूट जाता है। ये दोनों बातें होने के बाद चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक कैरियर भी लगभग खत्म हो चुका था और उनकी एक उम्र भी हो चुकी थी। अपने आखिरी दिनों में वो चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन ये बात ना तो इंदिरा गांधी को अच्छी लग रही थी और ना ही राजीव गांधी को। दोनों ही लोगों ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जगजीवन बाबू 1946 से लेकर 1986 तक 40 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और उस दौरान वो 1956 से 1962 तक रेल मंत्री रहे, 1966 से 67 में श्रम मंत्री रहे, 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था उस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर रहे, 1974 में वो कृषि मंत्री रहे, 1977 में वो फिर डिफेंस मिनिस्टर बने और 1979 में वो भारत के उप प्रधानमंत्री बने। जगजीवन बाबू जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड से अपना पॉलिटिकल करियर इतना लंबा बनाना, इतना सक्सेस पॉलिटिकल करियर बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल की, लेकिन अंततः जो उनकी ख्वाहिश थी प्रधानमंत्री की वो पूरी नहीं हो पाई। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।